हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। इस सीरीज में हमने संविधान को स्टार्ट किया था, जो कि हम घटना चक्र पुनरावलोकन से कंप्लीट करने वाले हैं। 2020 की ये पत्रिका है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमारे कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है उद्देशिका। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। देखिए, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही अंगीकृत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या बना, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका बनी। इसमें एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, समाज के लिए, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करती है। उद्देशिका संविधान की विधिक निर्वचन में सहायक होती है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व बेरुवारी बाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्थापित की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनैतिक जन्म पत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो आत्मा, प्रस्तावना इसकी आत्मा है और प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर एक खड़ी अटलादिका है। वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए हम इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्शों का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। प्रश्न एक्स की जगह तिथि 26 नवंबर 1949 अंगीकृत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/2015 को सभी संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो उससे पहले हमारा क्या था? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तात्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे।
26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसके प्रतिबिंब था? तो जो संविधान के निर्माता हैं उनके मत हमें प्रतिबिंबित होते हैं उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझाने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांत एवं आदर्शों का प्रदर्शित करती है। संविधान की प्रस्तावना ने भारत की नियति को आकार देने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 26 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इनमें से परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भारतत्व का उन क्रम में उल्लेख कीजिए। तो न्याय कितने प्रकार का दिया गया है? 3 न्याय दिए गए हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है, समता दी गई है 2 प्रकार की और भारतत्व 1 प्रकार का दिया गया है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भारतत्व का उल्लेख किया गया है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि न्याय कौन कर सकता है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते हैं। तो 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता कैसी है? तो हमारा शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। यदि वो स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? क्षण भंगुर हो जाएगा। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 2 प्रकार की समता दी गई है, मतलब तुम्हारी समता समान, हमारी समता भी समान, तो दोनों प्रकार की समता दी गई। भारतत्व मतलब सबको 1 प्रकार का मान लेना क्या कहलाता है? भारतत्व कहलाता है। तो कैसे याद कर सकते हैं? 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और 1 प्रकार का भारतत्व उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भारत एक सार्वभौमिक, सत्तापन्न, समाजवादी, जनवादी नहीं, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। तो ये इसके ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों में निर्धारित क्रम इस प्रकार है: सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नोट: ध्यान रखने योग्य बात यह है कि संविधान का उल्लेख शब्द में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। यह चीन के संविधान में उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बताया गया है। तो एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक मतलब प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्म निरपेक्ष या प्रजातांत्रिक। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक या धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें क्या करना है? सार्वभौमिक पहले आता है, फिर समाजवादी आता है, फिर पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। तो ये सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? समाजवादी शब्द और अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये थी समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। निम्नलिखित में से कौन संविधान को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है।
संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता शब्द भारत के संविधान में कब जोड़े गए हैं? 1976 में। भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो पंथ निरपेक्ष शब्द, समाजवादी, ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी सही है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बनाया गया था, तो हाँ ये सही है, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिस नहीं है, तो ये सही है। इसमें का संशोधन नहीं किया गया है, तो नहीं, संशोधन तो हुआ है, तो तीसरा गलत है। संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन बी सही है। इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी थी। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान कि अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका प्रयोग भ्रम को दूर करने के लिए किया जाता है। उद्देशिका का उद्देश्य इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विधिक स्वरूप क्या है? तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना की जो विधिक स्वरूप है वह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या किया गया है? तो हाँ किया गया है, एक बार किया गया था और वो था 42वें संविधान संशोधन 1976। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। 26 नवंबर 1946 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो जब अंगीकृत किया गया था तो पंथ निरपेक्ष नहीं था, समाजवादी नहीं था और अखंडता नहीं था, बल्कि बस गणराज्य था। तो कौन कौन से नहीं थे? पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के आमुख का लक्षण किसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है? तो आमुख का लक्षण उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है कि वह समाज और आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यह सभी को सुनिश्चित करती है। भारतीय संविधान के अमुख अर्थात प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है। नीचे दिए गए दो कथनों में से बताइए। तो कथन ए है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो ये सही है। इससे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये भी सही है। अर्थात ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। तो भारत में क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से शुरू होती है, अतः भारत की लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग, भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहा जाता है इसको कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने मानव अधिकार स्वरूप समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होनी चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत अनेक धर्मों का है, नहीं। भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, नहीं। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, नहीं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह बताता है धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों से परे है। भारत पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत राज्यों का जो भारत राज्य है इसका कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रेय अपेक्षित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है? तो भारत के संविधान में लोकतंत्रात्मक है, संप्रभुता है और पंथ निरपेक्ष है, लेकिन संघीय शब्द नहीं है। भारत की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्दों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है, परंतु संघीय या फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्ताव में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक न्याय दिया गया है, ना कि स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। विचार और अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने की, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता दी गई है, लेकिन जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान में लागू नहीं थे। तो ये सही है क्योंकि समाजवाद और जो धर्मनिरपेक्ष है उसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उक्त शब्द 1977 में नहीं बल्कि 76 में जोड़े गए थे। उक्त शब्द ये भी नहीं है, तो उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना में अंग नहीं है, तो ये गलत है। ये तीनों गलत हैं, अर्थात ये सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन की धारा 2 के द्वारा 3 जनवरी 1977 में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है उद्देशिका को। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है।
सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अटिलिका। नोट, लोक लेखा मतलब लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को ही माना था। ज्ञानतलब है कि वी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के आधारों को, या जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसको संविधान का हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो विकल्प डी होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वह हमारे भारतीय संविधान की हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है वी.आर. अम्बेडकर जी ने। वी.आर. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले घोषित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, तो ये बेरुबारी केस में कहा गया था। बेरुबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। निम्नलिखित में किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय ने माना था बेरुबारी, जो बुम्बैया केस था ना उसमें बेरुबारी में नहीं मना कर दिया था। बुम्बैया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने संविधान उद्देशिका को संविधान का भाग माना था तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बहुमत में दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो मौलिक संरचना मानी है केशवानंद भारती बाद में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। इसके लिए निम्नलिखित में किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व या पहचान खो देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उनकी व्याख्या कहाँ पे की गई है? तो जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उनमें जिन आदर्श या उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वह भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में मिलती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। भारत का मुख्य उद्देश्य या संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधा न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्श उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान के आगे मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारत संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको प्रतिबिंबित करता है भारत के संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार
पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से सभी नागरिकों को कौन कौन से न्याय दिए गए हैं? तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय के संबंध में किसमें उपबंध किए गए हैं? तो जो उद्देशिका है उसमें, और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में नीति के निर्देशक सिद्धांत आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका भारत का संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो गलत है। संविधान का भाव नहीं मतलब भाग नहीं है क्योंकि यह विधिक प्रभाव नहीं है, तो ये भी गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही वैधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उनका अन्य भाग पर रखती है, ये भी गलत है, अर्थात डी सही होगा। संविधान का भाग है किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्चतम न्यायालय ने इनरी बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग है अर्थात संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान में दिए गए आमुख क्या है? तो भारतीय संविधान में न्याय लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण एवं उसकी उद्देशिका, संविधान शासन करने की उद्देशिका को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ न्याय में सहायक है, तो इसका ऑप्शन ही डाउटफुल है। भारतीय संविधान के आमुख को उद्देशिका कहा जाता है। इसमें प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी 4 कथन सत्य हैं क्योंकि किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं किए गए हैं। ध्यान तलब है कि कोई भी विकल्प अन्याय नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेषज्ञ या स्रोत पर नहीं लगाया गया है, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन सम्मिलित होते हैं, जिसमें विकल्प बी और डी समरूप चयन किए जाते हैं। देखिए सी और डी मतलब सही सहित है ना। तो जो अपनी प्रस्तावना है उसमें न्यायालय में कानून नहीं होता, न्यायालय में कानून नहीं मतलब लागू नहीं होता है उद्देशिका, महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी उपयोगिता है, तो ये सही है। शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करती है, संविधान के कानून अर्थ निर्णय में सहायक होती है, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन सही है? सामाजिक समता भारतीय संविधान में प्रतिभूत नहीं है, तो सामाजिक न्याय है लेकिन समानता नहीं है। भारत में सामाजिक समता पहले से ही विद्यमान है। सामाजिक समता संविधान में प्रभुत्व है, तो ये सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो सी इसका आंसर सही है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रभुत्व समानता के अधिकार के विभिन्न प्रारूपों के तहत सामाजिक समानता प्रतिभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। इसके साथ हमारा उद्देशिका का सेशन कंप्लीट होता है गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।